बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए। एलामिया के मुताबिक विफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है, जबकि एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर साहब की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत से मुलाकात भी की और उन्हें इस फैसले के हवाले से आगाह भी किया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, विफाकी काबीना के इजलास में आज अहम फैसले हुए, जिसमें हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। 1959 के बाद जी पहली बार पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का जो ओहदा है ये जनरल आसिम मुनीर साहब के पास होगा जी। और रवायती तौर पे ये ओहदा जो है वो किसी जंग के जीते जाने के बाद, तो ये जो कुछ अभी हुआ है पिछले दिनों, जो अभी भी जारी है शायद इसमें जिस तरह भारत के खिलाफ एक इंतहाई तेज़ी के साथ एक्सकलेट होती हुई जंग में पाकिस्तान ने एक फतह और नुसरत हासिल की है जी। उसके उस पे ये जनरल आसिम मुनीर साहब को दिया गया है। और ये जो है ये एक तरह से आप समझ लें कि एक सेलिब्रेशन जो पाकिस्तान में जारी है इस वक्त, एक फतह का जो माहौल है, एक जश्न का माहौल है, तो उसके बाद उनको भी और जो हमारे एयर चीफ हैं बाबर सिंधु साहब, उनको भी वो भी कंटिन्यू करेंगे और गालिबन आर्मी चीफ भी रहेंगे आसिम मुनीर साहब। अब तक जो बात मैंने सुनी है मुख्तलिफ लोगों की, लेकिन जाहिर है कि वो 59 के और 2025 के जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ये वो सारे, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भी। और मतलब मिस्र में 8 दफ़ा फील्ड मार्शल लोग बने हैं, तो हमारे यहाँ तो और कई मुल्कों में इस तरह से ऐसा है, लेकिन जो है वो ये एक अलामत है उस चीज़ की कि पाकिस्तान ने जिस तरह से फ़तह हासिल की है, अफ़वाज पाकिस्तान ने और पूरी कौम ने, उसकी एक यानी आप समझ लें कि उसका एक उन सेलिब्रेशंस का एक, और उसमें शोहदा और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी एजाज़ात और ये सारा सिलसिला। तो जनरल साहब को मुबारक हो हमारी तरफ से, और पूरी कौम को ही हम एक सेलिब्रेशन के इस वक्त मूड में हैं कि ये जो कुछ हुआ है और आलमी सतह पे इसको काफ़ी अरसे तक, यानी इसको मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफ़ी स्टडी होगी, इसको बहुत थॉरली ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि कैसे जो है ये पाकिस्तान ने किया। और देखिए, मशीन्स तो मशीन्स होती हैं ना, पहले भी मैं कह चुका हूँ। असल तो बात यह है कि उन मशीन्स के पीछे बैठे हुए जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला किस तरह से, और मशीन ख़राब भी हो जाती है। अब गाड़ी में जाएं, वो गाड़ी पता चला इंजन बंद हो गया, नई गाड़ी ली थी, क्या हो गया भाई इंजन। तो ये जंग में ये चीज़ें जो है ना, बहुत अल्लाह की फ़तह और नुसरत, एक्सीडेंट हो गया नई गाड़ी का, प्लेन का, तो ये बहुत अल्लाह की इसमें बहुत मेहरबानी कि पाकिस्तान उस बड़े बहरान से निकल गया। बहरान नहीं, मैं उस बात पे अभी तक कायम हूँ कि मैं इस बात को, जो हमारे यहाँ एक बात हो रही है ना, हमारे कोलीग्स हैं, ज़ाहिर है कि मैं इसमें इस बहस में नहीं जाना चाहता, कि वो जो कह रहे हैं भारत ने झूठी खबरें चलाई, मैं उसको झूठी खबरें नहीं समझता। झूठी खबर ये होती है कि मतलब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने एग्जैक्टली कितने इस वक्त न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी तादाद एग्जैक्ट क्या है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक चैनल पे कोई खबर चल सकती है, 2 पे चल सकती है, जब इंडिया में और ज़्यादा होंगे, फ़र्ज़ करें 30 हैं, 32 हैं, 35 हैं, जितने भी हैं, अगर 35 के 35 टीवी चैनल्स एक ही वक्त में अचानक ये कहना शुरू कर दें कि हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया, खुदा न खास्ता कब्ज़े कर लिए, कराची हो गया, ये झूठी खबर नहीं है। ये इसका मतलब है कि ये स्क्रिप्टेड, कहीं से स्क्रिप्ट, जो मैंने बहुत पहले भी बात की थी कि स्क्रिप्ट, तो उधर उनको था कि अच्छा ये हमने करना है, तो ये आपने साथ थी। और जिस तरह से ये खबरें देखें, हम भी थोड़ा बहुत अरसा में मीडिया में हो गया है,
थोड़ा बहुत तो नहीं, काफ़ी ज़िंदगी गुजर गई मीडिया में। ये जब आप ब्रेकिंग न्यूज़ की टेम्पलेट्स और उसके गेस्ट और ये सारा जब करते हैं ना, जिस तरह इसके लिए तैयारी चाहिए होती है, अचानक नहीं होता ये 5 मिनट के अंदर वो टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ और कैसे आपने गेस्ट लेने और कैसे रात, तो ये पूरा एक स्क्रिप्ट था, ठीक है, कि जो अचानक उनके टीवी चैनल्स के ऊपर सारे के सारे लोग, कोई जो है वो पाकिस्तान को टूट गया, ये हो गया, खुदा न खास्ता लोग तबाह हो गए, पाकिस्तान की इंडिया की फ़ौज दाखिल हो गई, पाकिस्तान में कब्ज़ा कर लिया, ये तो ये जो है ये दिस वाज द प्लान। ये वो प्लान था जो कि नाकाम बनाया गया। ये वो अग्रेशन थी, ये वो जाहिरियत थी जिसे नाकाम बना दिया गया, ठीक है। पाकिस्तान जो है उसने अपना दिफा किया है, पाकिस्तान ने अग्रेशन नहीं की। पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि अब 22 तारीख का, उनको अभी तक नहीं पता ये 22 को क्या हुआ था, वो किसी और माइंडसेट, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, वो ट्रक की बत्तियों के पीछे सारी कौम लगी हुई है। लेकिन ये है कि दुनिया जो है वो एक जगह पे, समझते हैं लोग दुनिया के, वो एक जगह रुक गई है सारी दुनिया। एक पॉज आ गया है इस पूरे, उन्होंने पॉज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और ये बात जो है ये यहाँ तो नहीं आई अभी, लेकिन मैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को कोट कर रहा हूँ, अभी जो उन्होंने न्यूज़ दी है 38, उन्हीं के रेफरेंस से मैं कोट कर रहा हूँ। 38 स्लाइड अगर हम दिखा सकें कि पाकिस्तान इंडिया एग्री टू विड्रॉ ट्रूप्स बाय एंड ऑफ मे, रिज्यूम आइकॉनिक बॉर्डर सेरेमनी। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया सेड कि जो है वो पाकिस्तान जो है वो ये ओपन कर देंगे वेडनेसडे से। पाकिस्तान कह रहा है कि इन्होंने तो इवेंट स्टॉप नहीं, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। और रशिया से मैं कोट कर देता हूँ तास, इसकी कोई तरदीद आएगी तो जाहिर है पाकिस्तान इंडिया की तरफ से आ जाएगी, लेकिन ये चूँकि खबर ब्रेक हो रही है, तास को 36 पाकिस्तान इंडिया एग्री टू विड्रॉ ट्रूप्स टू प्री कॉन्फ्लिक्ट पोजीशंस बाय लेट मे। अच्छा, तो ये जो है ये उनकी तरफ से विद इन 10 डेज सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल ने बताया कि ये प्लान जो है तो ये उनकी तरफ से AFP भी दे रहा है, लेकिन इसको साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट समेत, चूँकि AFP ने कोट किए तो सारे कोट करके अभी तक इनकी कोई तरदीद नहीं आई, ना तस्दीक हुई है। लेकिन ये खबर चूँकि है, अगर गलत होगी तो हमने उसको बता दिया कि आलमी मीडिया ये बता रहा है। देखें, बात सारी ये है कि मैं जब एक बहुत हालात इस वक्त बिगाड़ की तरफ हैं, शदीद बिगड़ गए हालात। ये जो हालात हैं अभी ट्रंप और पुतिन के दरमियान जो 2 घंटे की कॉल हुई है, और जो गज़ा में जारी है, और जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कुछ हुआ है, और जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं, और जो दुनिया की लेवल पे, मैं जब ये बात कहता हूँ ना कि सिस्टम जा रहा है, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि मैं ये कह रहा हूँ कि 7 से 8 बजे वो फ़लाना आदमी हार गया है, फ़लाना आदमी जीत गया है। इवन मैं ये भी नहीं उसमें होता कि कौन सी हुकूमत है, कौन सी हुकूमत नहीं है, ये भी नहीं। ये सिस्टम जाने का मतलब ये होता है, मैं उन इवेंट्स की बिगर पिक्चर में बात करता हूँ जो हिस्टोरिकली वो सिस्टम्स हैं, या वो जंगें हैं, या वो वाक़यात हैं जिन्होंने तारीख़, वो तो एक पूरा का पूरा एक नया ढांचा खड़ा कर दिया लाके, मतलब एक पूरा सेटअप उखाड़ दिया, उसमें कई मुल्क फारिग हो गए, कई उसमें जो है वो हुकूमतें गिर गईं, कई नई सरहदें बन गईं। मतलब मैं उस एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि हम इस वक्त उस सिस्टम से गुजर रहे हैं। हम तारीख़ के ये बर सग़ीर पाको हिंद में हमारे दादा या परदादा या मैं जिस नस्ल से हूँ, हमारे उन लोगों ने वो सिस्टम नहीं देखा। वो सिस्टम शायद उन्होंने उस वक्त देखा हो जब वो उस नस्ल ने देखा हो जब अंग्रेज़ आ गया था यहाँ पे, उसने शायद देखा हो कि ये एकदम से सिस्टम चेंज हुआ है। लेकिन यह है कि इवन जो 47 में भी उसके असरात यहाँ नहीं आए। सब ये है कि पाकिस्तान और को आज़ादी मिली और भारत, तो यहाँ के लोगों को सिस्टम का नहीं पता। सिस्टम के चेंज होने का यूरोप को पता है, क्योंकि यूरोप में पहली और दूसरी जंग अजीम, यानी पहली जंग अजीम 4 साल, ठीक है, लेकिन पहले जंग अजीम से पहले, यानी ये तो 4 साल तो हॉट वॉर हुई है ना, उससे पहले के वाक़यात, गोलियां चल रही हैं, बेचैनी, इनकलाब आ गए, तख्ते उल्टे जा रहे हैं, 4 साल वो। दूसरी जंग अजीम 6 साल, ठीक है, और फिर उसके बाद 44 साल कोल्ड वॉर का ख़ात्मा। मतलब वो वाक़यात जिन्होंने तारीख़ को नया रीसेट कर दिया, ठीक है।
मतलब नेपोलियन वॉर्स को आप कह सकते हैं कि नेपोलियन वॉर्स के बाद जो है वो फ्रेंच डोमिनेशन ख़त्म हुई थी। नेपोलियन वॉर जो 12 साल जारी रही, तो नेपोलियन को शिकस्त हुई तो बरतानिया उभरा, यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा, और फिर उसका सूरज गरूब हुआ जब 1947, ये दूसरी जंग अजीम के बाद 45, यानी वो उस अगर नेपोलियन वॉर में नेपोलियन को शिकस्त ना होती तो यूरोप के अंदर फड्डा पड़ा हुआ था कि यहाँ पे सबसे बड़ा चौधरी कौन सा है। तो सबसे बड़ा चौधरी बरतानिया उस वक्त बना जब फ्रांस को नेपोलियन को शिकस्त हुई। तो जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता है ना, हम उस फेज से गुजर रहे हैं। मतलब उसमें आप ये तस्वुर करें कि आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले ये बात हो रही होगी कि अच्छा जी वो फलाना राजा जो है उसका बेटा बनेगा राजा या महाराजा बनेगा, अच्छा वो बनेगा वो, तो ये तो एक लेवल हो गया ना थॉट का। लेकिन जो बिगर पिक्चर है, वो बिगर पिक्चर से वहाँ के लोग नहीं जानते ना कि बिगर पिक्चर में ये क्या हो रहा है। वो अंग्रेज़ आएगा, अच्छा अंग्रेज़ ने ज़मीनें दे दी, अच्छा अंग्रेज़ तो अच्छा होता है, उनको भी अंग्रेज़ उधर क्या हो रहा है, उधर कितने लोग यूरोप के अंदर मारे गए हैं, और एक नया सिस्टम जो है वो पूरा ग्लोबल लेवल पे, तो वो सिस्टम चेंज हो रहा है पाकिस्तान, वो सिस्टम पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है। और वो पूरी दुनिया में चूंकि चेंज हो रहा है तो पाकिस्तान में भी वो सिस्टम, अच्छा पाकिस्तान में उसकी क्या अलामतें हैं, उसके सिस्टम में चेंज, मतलब उसकी इस पूरे, ये एक लॉन्ग वॉर शुरू हो गई है, हालात बिगड़े हुए हैं ना, ये लॉन्ग वॉर एक नया सिस्टम सेट करेगी दुनिया में। ठीक है, वो सिस्टम कैसे होगा, उसमें डोमिनेशन किसकी होगी, अमेरिका की होगी या चाइना की होगी, उसमें कई जंगें छिड़ेंगी आपस में, मिडिल पावर्स का क्या रोल होगा, ये स्टेबल होते होते ये हमारी लाइफ टाइम में भी हो सकता है। ये जो कह रहा है सिस्टम जा रहा है, सिस्टम डजंट मीन कि गवर्नमेंट जा रही है पाकिस्तान के, खुदा का वास्ता है दूसरा एमएनए आ रहा है, तीसरा एमपी है ना, प्रेसिडेंशियल आएगा सिस्टम, पार्लिमानी रहेगा, मुल्क कौन से कहाँ पे होंगे, किधर बॉर्डर्स होंगे किस मुल्क के, सरहदें कहाँ पे होंगी, कौन से नए मुल्क जन्म लेंगे, रियासतें जन्म ले रही हैं ना आपके सामने, कई रियासतें मिट रही हैं। ये बॉर्डर्स अभी आपके सामने ही ख़त्म हो गए ना। यूक्रेन का बॉर्डर कहाँ है इस वक्त, किसी को नहीं पता कहाँ पे है और कहाँ जाके ख़त्म होगा। यूक्रेन एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क था आज से 3-4 साल पहले। तो बात सारी है कि चाइना ने आगे, चाइना के बॉर्डर्स कहाँ पे हैं हमें नहीं पता, मुल्कों के बॉर्डर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मैं जब सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना तो मैं एक पूरे ग्लोबल बिग पिक्चर की बात करता हूँ। मैं उसमें हुकूमतें, आप तो मतलब होता है मुझे कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्यों कह रहे थे, तो मैंने कहा यार मैं खुदा का वास्ता मैं बिग पिक्चर की बात करता हूँ। आप मतलब आप तसव्वुर करें कि आप एक बहुत बड़ी आलमी जंग से गुजर रहे हैं जिसमें बड़ी पावर्स का टकराव हो रहा है आपस में, और आप उससे पूछ रहे हैं कि यार वो मतलब ये कब होगा पाकिस्तान में हमारे, मतलब मैं नहीं बता सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आलमी लेवल पे एक रीसेट हो रहा है पूरा ग्लोबल ऑर्डर। और ग्लोबल ऑर्डर में रियासतें जो हैं वो, उनकी जो क़यादतें हैं वो फैसला करेंगी। वो लम्हात बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जो भी रियासत फैसला करे, उसके जो फैसला साज कुव्वतें हैं वो जो भी फैसला करें वो ऐसा फैसला करें कि तारीख़ में उनका नाम लिखा जाए कि वो इस दौर इब्तिला, इसको केओटिक दौर कह सकते हैं ना, केओस है, इससे वो अपने मुल्क को बचा के निकलें, अपनी रियासत को बचा के निकलें। ठीक है, बजाय इसके कि वो हिजान का शिकार होके, मैंने आपको बताया कि बॉर्डर्स ये हमारे सामने ज़ाहिर है हमारे देखते ही देखते, यानी अब आप देखें ना वॉर ऑन टेरर ख़त्म हुई है अभी, तो वॉर ऑन टेरर अपने साथ कितने मुल्क तोड़ गई, कितने मुल्क 2001 के बाद कितने मुल्क बर्बाद करके चली गई। सद्दाम हुसैन, तो कर्नल कद्दाफ़ी, तो ये क्या ये वॉर और ख़त्म का हुई अचानक, वो जनाब विड्रॉ होता है और उसका टैक्टिकल विड्रॉल है और आगे बात करो भाई। वो अहमद शरा से हाथ में लाते हैं, वो तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। ठीक है ना, चाइना नहीं कह रहा, रशिया भी नहीं कह रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, व्हाट अ स्मार्ट मैन। और इस दौरान जो है वो तमाम मुल्क जो है वो उसमें हज़ारों लोग, लाखों लोग, अरबों डॉलर्स झोंक दिए गए, क्या हासिल हुआ, आखिर में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो लेकिन ये ग्लोबल रिसेट, इस दौरान चाइना इमर्ज हो गया क्योंकि वो वहाँ वो पूरा अमेरिका ने वो जंगों में उन जंगों में जो शिकस्तें होती रही, तो उसका नतीजे में फिर यानी ट्रंप नहीं आए, ट्रंप उस सूरत हाल का नतीजा है कि जिसमें अमेरिका के लोगों के अंदर ये बात जागी कि भाई ये क्या मसला है, मतलब हमारा पैसा सारा दुनिया के लोग लेके जा रहे हैं,
अच्छा, पैसा दुनिया के लोग क्या लेके जा रहे थे? आप खुद दे रहे थे दुनिया को, क्योंकि आप एक चौधरी बने हुए थे ना दुनिया के, तो आप खुद दे रहे थे। अब हमने कहा हम तो नहीं देंगे, यूनाइटेड नेशंस को हम तो नहीं देंगे, WHO को हम तो, अच्छा तो चाइना देगा या बाकी देंगे, तो ये अदारे रहेंगे उस तरह से या ये चाइना डोमिनेट कर जाएगा इन पे? ठीक है ना, तो फिर अमेरिका क्या उनको मानेगा? ये इररेलेवेंट होते जा रहा है। ये पूरा जो एक ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर चेंज हो रहा है पूरा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, जैसे ओपियम वॉर्स थी, तो ओपियम वॉर्स के बाद ये हुआ कि एक मतलब 100 साल तक चाइना जो है वो सेंचुरी ऑफ इम्बलिशन, 100 साल, 7 years वॉर्स, ठीक है ना, मतलब 44 साल की जंगें, मतलब वो जंगें जो जिसके बाद एक तय होता है कि कहाँ पे कौन किधर, ठीक है ना। या अमेरिका के अंदर जो जंगें हुई, रेवोल्यूशन, उनके रियासतें लड़े, टुक ईयर्स एंड ईयर्स। तो ये कितनी, मेरा अपना ख्याल है कि ये एक लंबा प्रोसेस है और ये कहाँ जाके ठहरता है और उस दौर तक कौन से मुल्क किस शक्ल में रियासतें रहती हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है इन अ लार्जर पिक्चर। ये 7 से 8 और 8 से 9 निज़ाम गिर रहा है, मीन्स कि गिर रहा है, इट्स इन प्रोसेस, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। मिसाल के तौर पे चलिए अब आते हैं वापस, ठीक है, और आपको बताता हूँ कि क्या मामला ख़राब बेहतर, ख़राब बेहतर, ख़राब बेहतर। क्योंकि दौर इब्तिला है, इसलिए इसमें एक बात अच्छी होगी तो 50 बातें बुरी होंगी, 50 बातें बुरी होंगी तो आपको 100 खबरें अच्छी मिलेंगी, 100 खबरें अच्छी मिलेंगी 200, ये क्योंकि 200 खबरें बुरी होंगी, ये हर तरफ एक क्योटिक हालात है। स्टार्ट करते हैं कि तो पाकिस्तान में ये जो सेलिब्रेशन है, क्या ये जंग ख़त्म हो गई है? मेरा ख्याल है जंग ख़त्म नहीं हुई, ये जंग एक और जंग की तरफ बढ़ेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है, ये एक और बड़ी जंग की तरफ। वो आपने देखा है ना कि बॉक्सिंग मैच के अंदर जो है वो एक राउंड होता है, तो पंच में होता है, ब्रेक लेते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं दूसरे राउंड की, तो जो है वो दूसरा राउंड जो होगा वो इससे बड़ा होगा और शायद बहुत बड़ा हो। ये जंग जो नेक्स्ट होगी इस पॉज के बाद, दोनों मुल्क जो हैं वो, जाहिर है कि भारत के अंदर भी एक मतलब एक देखा जा रहा होगा ना कि भाई ये क्या हुआ है अचानक, और ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इजहार भी हुआ है। और ये भी हुआ है कि उसमें वो जो अफ़गानिस्तान के मीटिंग हो गई है, जो ट्रायलेटरल मीटिंग थी, इसाक डार साहब भी थे और मुत्तकी साहब भी थे और चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी थे, तो उनके दरमियान मीटिंग हुई, एलामिया आता है तो उस पर बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सॉइल जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी, पीरियड। अच्छा, अब इसमें जो है वो और टर्की भी इसमें ऑन बोर्ड है, चाइना, मतलब ये पीरियड वाली बात, इसमें ये पॉसिबल नहीं होगा आगे। अच्छा, लेकिन अगर सीज़ फायर होता है या सीज़ फायर ऑफिशियली जो खबरें दे रहे हैं शायद इसका ऐलान हो जाए रात तक, तो इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इसके बाद ये फौरी तौर पे तनाज़ात मज़ीद उलझनों की तरफ जाएंगे। क्यों? ट्रंप से स्टार्ट करते हैं। ट्रंप और पुतिन के दरमियान कॉल हुई, 2 घंटे जारी रही। 2 घंटे की उस टेलीफोन कॉल में प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है वो उसका इख्तिताम इस तरह का, व्लादिमीर, मैं टेलीफोन पे हर वक्त अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, जिस वक्त तुम फ़ोन करना चाहो मुझे फ़ोन कर सकते हो। और पुतिन जो है वो उन्होंने भी बात की, और प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भी मीडिया के सामने आए उसके बाद, ट्रंप ने भी मीडिया से बात की। लेकिन उसमें जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो यूरोप के लीडर से भी बात की, बरतानिया से, फ्रांस से, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से, बाकी लोगों से। लेकिन उसमें उसका नेट रिज़ल्ट ये सामने आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बहुत मुस्बत मुलाकात रही, और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, बातचीत अच्छी रही, मुलाकात नहीं सॉरी बातचीत। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मेरी बातचीत भी बड़ी अच्छी रही, 2 घंटे की डिटेल बातचीत हुई, उनकी तरफ से भी बड़ी अच्छी बातचीत हुई। लेकिन उस बातचीत का जो असल जो उसमें मामला था वो ये था कि जो बात सामने निकल के आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बाद में मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि मैं पुतिन पे मज़ीद दबाव नहीं डाल सकता, मेरा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है पूरी दुनिया में इस वक्त, तो ये भूल जाओ कि मैं पुतिन के ऊपर मज़ीद कोई प्रेशर डालूंगा, ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है ना, वो मेरा बड़ी है, तो मैं उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं डालूंगा। और अब अगर बातचीत होगी तो दोबारा बातचीत होगी रशिया और यूक्रेन के दरमियान, और उन्होंने एक इशारा भी कर दिया कि अमेरिका बीच में से निकल रहा है, दरमियान में से अमेरिका दरमियान में से निकल रहा है। अब जो भी मामला है वो ज़ेलेंस्की को और पुतिन को तय करना है।
प्रेसिडेंट पुतिन ने जो मीडिया से बात की, उन्होंने भी बात की कि बहुत अच्छी बात हुई और हम ओपन है इस पे, लेकिन ये है कि हम अपनी टेरिटरीज के ऊपर किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बड़े ज़बरदस्त हमारे हैं और मुलाकात होगी हमारी, लेकिन अभी तक कोई तारीख वगैरह डिसाइड नहीं। अब ये बहुत बड़ा धचका है तमाम यूरोप के लिए और तमाम दुनिया के लिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जिन्होंने कहा था कि पहले तो कहा था 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, फिर उन्होंने कहा था 100 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और वो अब 118 दिन बाद अपनी हलफबरदारी की तकरीब के वो उन्होंने फ़ोन करके तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका तो इसमें अलग हो रहा है क्योंकि पुतिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पार्टीज़ का राज़ी होना ज़रूरी है, दोनों पार्टीज़ राज़ी हो जाएं, बात ख़त्म हो गई। पुतिन जो है वो किसी सूरत, क्योंकि ये जो मिनरल डील्स हैं ना, मिनरल डील्स, ये किसी से मतलब उनके माइंडसेट से बात हुई ना, उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर जाएं यार, ये मेरी किसी से बात हुई रशिया में, उन्होंने कहा मिनरल डील्स तो साइन हो गई हैं, तो मिनरल डील्स का इसका मतलब हम यहाँ कह रहे हैं कि नेटो को नहीं आगे आने देना। ये फड्डा पड़ा था जब नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रही थी कि हमारी टेरिटरी में जॉर्जिया के बाद वो जॉर्जिया से फड्डा शुरू हुआ और फिर यूक्रेन में हुआ, उन्होंने कहा यहाँ आपने आगे नहीं आना, नेटो के मुल्कों ने वहाँ रहना है और दरमियान में आपने ये बफर रियासतें रखनी है, हमारे आमने सामने आप नहीं आना, आप हमारी सरहदों तक आपकी फ़ौजें ना आएँ। तो उन्होंने कहा ये जो है ये इनका ख्याल ये है कि ये मिनरल डील साइन करके और अमेरिकन यहाँ बैठ जाएंगे आके अपनी सिक्योरिटी लेके, हमारे बिल्कुल साथ अमेरिकन यहाँ डायरेक्ट खुद बैठ जाएंगे कि जंग खत्म हो गई है, अब नेटो नहीं है तो हम खुद बैठे हैं ना यहाँ पे, तो मसला ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा इतनी आसानी से हो जाएगा। तो अब उनकी तरफ से बात ही हुई है कि कोई सीज़ फायर नहीं है, किसी किस्म की कोई सीज़ फायर नहीं है, जंग और अब शदीद होगी मज़ीद, और उसमें मज़ीद यूक्रेन के इलाके जो हैं वो रशिया लेके चला जाएगा, शायद वो इलाके भी रशिया ले जाए तेज़ी के साथ, क्योंकि अमेरिका टोटल मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मैं इसमें से निकल गया हूँ, और उसकी वजह यह है कि जो रशिया है वो इतनी सख्त बयानिए के साथ सामने आए हैं प्रेसिडेंट पुतिन कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहाँ पे अमेरिकन को अलाउ कर दें। अच्छा, उन्होंने वो पहले होने दिया ना कि इसके ऊपर फटा पड़े, ये पड़े, वो पड़े, सारा ये यूरोप के अंदर आगे पीछे। पुतिन पुतिन एक बहुत ठंडे मिजाज के रशियंस और चाइनीज़ और ये बड़े तरीके से इन्होंने कहा होने दें, मगर मसला ये है कि वो जगह बचेगी मिनरल्स की, क्योंकि अभी तो हमारी फ़ौज आगे बढ़ रही है ना, तो वो कोई जगह बचेगी तो वो आएंगे ना, और आएंगे तो फिर हमसे डील करेंगे, तो डील करके हमारे साथ सरमायाकारी कर लें। ये गालिबन बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की और पुतिन की कि ये पहले पूरा रशिया ले ले, पूरे इलाके को रशिया ले ले, और फिर आप अमेरिका आके रशिया में इन्वेस्ट करें ना। मतलब आप ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं जहाँ लड़ाई हो रही है और जिसको कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है। आप हमारी टेरिटरी में बजाय इसके कि हमारी सरहद पे अपनी फौज और सिक्योरिटी लेके बैठ जाएं यूक्रेन में, आपको ये मिनरल्स का इशू है, रशिया को लेने दें इलाका, और फिर रशिया के अंदर आप आके इन्वेस्टमेंट करें, आप भी पैसा बनाए, हम भी बनाते हैं। इसके ऊपर ट्रम्प को क्या एतराज होगा? देखिए ना, वो इतने बड़े यूरोप की पूरी सिक्योरिटी आगे पीछे दाएं बाएं। अच्छा, तो ये वहां मामला तय हुआ है गालिबन, जो इनका मतलब वो मामला जो सामने नहीं आया, लेकिन जो रशिया से जो वाइब्स आ रही हैं वो ये आई हैं कि भाई ये तो कैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प मान गए कि यार मिनरल्स निकल जाएंगे। उनको इसलिए मान गए कि वो पड़ोस पे नहीं जाते अमेरिकन को, वो अपने अंदर अपनी टेरिटरी के अंदर अपने रूल्स के मुताबिक पुतिन कह रहे हैं रशिया प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि मुझे ये पूरा इलाका लेने दो, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब आप वक्फा लें, अब वक्फे के बाद जरा पाकिस्तान को डिस्कस करें गजा में क्या हो रहा है, और फिर आते हैं इंडिया पे कि क्या एक एंटिटी के तौर पे इंडिया रहेगा, ये सवाल है। एक एंटिटी के तौर पे देखें, मौजूद ये ज्योग्राफी चेंज होती रहती है, क्या मौजूदा जो जोग्राफिया है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी रख पाएंगे या इसको नहीं रख पाएंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। इस वक्त सवाल पाकिस्तान का नहीं है, सवाल ये है कि एक शिकस्त हुई है, ये टेक्नोलॉजी जितना सेफ करती है, जितनी अच्छी है, उतनी ख़तरनाक भी है, क्योंकि सेकंड्स के अंदर आपको जंग को ये मतलब ये नहीं लगता कि वो उधर से जनाब घोड़े और तोप खाने और वो चलेंगे और 20 दिन लेंगे पुरानी जंगों की तरह। ये विद इन सेकंड्स जो है ना, ये जो है वो एक्सीलरेट कर कहीं से कहीं पहुंच जाता है, ठीक है ना। ये जो टेक का दौर है, इसमें अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि उसके नतीजे में पूरा यूरोप, पूरी ये खलीजी रियासतें, ये तमाम दुनिया में ठहराव उस वक्त आएगा जो मैंने कहा ना आपसे कि मे बी इन अवर लाइफ टाइम, जो हमारी दुआ है कि कल ही सुकून आ जाए,
लेकिन जो हालात हैं वो बिगाड़ की तरफ, और हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप सोचें कि हम बैठे हों और हम मिसाल के तौर पे बड़े सगीर में ना होते, हम यूरोप में होते कहीं वर्ल्ड वॉर्स के दौरान, और हम कह रहे होते कि यार एक मिनट, ये यहाँ पे कौन आएगा इस वक्त। ब्रेक के बाद उससे डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वी आर इन द सेंटर ऑफ अ ग्लोबल रीसेट मोस्ट प्रोबेबली। जी जी, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और सब आप ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का जो ओहदा है भारत के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी के बाद एजाज़ में दिया गया है। बड़ी और तारीखी कामयाबी और गैर मुतवक्को कामयाबी, और एक ऐसी जंग जिसका मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान के अवाम को सही तरह से इदराक भी नहीं है कि उस दिन क्या होने जा रहा था और क्या चीज़, किस चीज़ का अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने और एयरफोर्स और सब लोगों ने पाकिस्तान को महफूज किया, प्लान किया था। और वो जो एक टेंस जो कुछ हो रहा था उसको अवाम तक नहीं जाने दिया गया। ठीक है ना, उस दिन तक लोग आराम से बैठ के अपने घरों में क्या हुआ, और सुबह उनको पता चला यार ये तो फिर मजाक उड़ रहा है, इंडियन टीवी में देख उनको पता ही नहीं क्या हुआ। अभी तक बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ये, आम लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ है। आप पंजाब जाएं या कहीं केपी में तो आम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आप उनको बताएं ना कि वो हंसते कहते हैं क्या, कहते हैं यहाँ कब्जा हो गया था, तो हम मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं यार ये शायद हम गलत कह रहे हैं भाई, हम कहते हैं यार ये बात वहाँ चल रही है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को ये क्या इंडिया के यहाँ जो खबरें चला रहे हैं ना, आम आदमी को खबरें भी नहीं समझ में आ रही। जो हम बता रहे हैं कि ये कब्जा कर लिया था इंडिया ने और ये इस तरह हो रहा था, तो वो लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा। आम आदमी को कह रहे हैं यार ये पता नहीं क्या है भाई। अच्छा, तो हम इनको बता रहे हैं कि इंडिया ने कब्जा कर लिया था असल में अपने मुताबिक, तो ये तो कहते हैं अच्छा उन्होंने कब्जा कर लिया था, हम तो बैठे हैं अपनी जगह, कहाँ कब्जा, मैंने कहा वो कह रहे थे हमने कब्जा कर लिया। बारह ये एक अजीब रौला उन्होंने डाला हुआ है। लेकिन इशू ये है कि वो जैसे कहते हैं ना, वो इस वक्त जाहिर है कि उनको एक आलमी लेवल पे एक एम्बेरसमेंट हुई है। एक बड़े मुल्क को आलमी सतह पे एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना है, और वो बड़ी शर्मिंदगी का सामना है। तो अब वो बड़ी शर्मिंदगी, और उनको उनके सबसे करीबी इत्तेहादी ने उनको बड़ी शर्मिंदगी दे को उनको टाइटल दिया है कि आप यू हैव लॉस्ट द वॉर। ठीक है, और वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। मतलब है कि हमारे यहाँ तो कौम की तरफ से एक सेलिब्रेशन मूड में है ना हम, तो हमने तो जो है वो मतलब दुनिया ने भी कह दिया और हम भी अपने आप को फतह का जश्न मना रहे हैं। वहाँ ये है कि जी आपने ये शुरू किया, ख़त्म किसके कहने पे किया? ट्रंप कह रहे मेरे कहने पे किया। अच्छा, अगर आपके कहने पे नहीं किया, खुद किया इंडिया ने, तो फिर उनका मकसद तो कुछ और था। उनका मकसद वो था जो टीवी चैनल्स में चला रहे थे, वो तो पाकिस्तान को कब्जा करके और खुदा न खास्ता तोड़ना था। तो फिर वो क्यों रुके? अगर उनको बेमिसाल कामयाबियां हासिल हो रही थी तो वो फिर वो करते ना, जो टीवी चैनल्स पे जो स्क्रिप्ट जिसने बना के भेजा था, वो क्यों रुक गए वहां पे? ठीक है, इसलिए कि किसी पावर ने ये रियलाइज किया कि मेरा जो इत्तेहादी है, जो वो काफ़ी अरसे से रियलाइज़ कर रहे हैं, ये मेरे इत्तेहादी जो है ये कुछ करण जोगा नहीं है इस इंडो पैसिफिक इलाके में, तो मैं गलत बैट इस पर ना लगाऊं। मुल्क पे शायद लगा दूं, लेकिन मोदी सरकार अभी ये टू बी कंटिन्यूड है। लेकिन बड़ी जंगों, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बड़े बुरानों की तरफ हैं। क्या इंडिया रिटेलिएट करेगा? क्या पाकिस्तान दोबारा, क्योंकि ये मामला चलेगा आगे। अब इसमें नई डायमेंशन ये आ गई है कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो हमारे साथ खड़ा रहा, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनको थ्रोन बस करके उसने तमगाए शिकस्त उनको पहना दिया। अब उसमें जो है वो मीडिया शो और आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन ये वो है जो हकीकत में हुआ है और जिसको दुनिया ने रिकग्नाइज कर लिया। पाकिस्तान पे उस दिन दबाव कितना था ये भी कहानी खुलेगी। पाकिस्तान पे बहुत दबाव था कि आप ये जो था ना कि हम थोड़ा सा करने दें, और उसके बाद ये जो जयशंकर बात करें, जयशंकर को भी किसी ने कहा था कि हम ये आप इस तरह से कर लो, अपने मैसेज कन्वे कर दिए। और पाकिस्तान ने कहा, उनका भी जो सो कॉल्ड दुनिया में चौधरी बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज किया कि आप जो है वो रिटेलिएट ना करें, और हमने जयशंकर को भी बता दिया है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात गई कि सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब की स्विमिंग के हवाले से मैं उनकी ज़ाहिर है कि इस अरेंजमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ जो हैं वो उससे मेरा प्रिंसिपल स्टांस है और वो मेरा हमेशा से है।
लेकिन जहाँ बीमारी का जिक्र आ जाए ना, तो वहाँ थोड़ा सा मैं उसमें बात करूँ। शहबाज शरीफ साहब की जो स्विमिंग का इशू है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, और वो उनको जो एक फिजियोथेरेपी के हवाले से कि दिन में जब भी आप फ्री हों तो स्विमिंग फॉर मैनी ईयर्स वो उसको एज अ थेरेपी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया हुआ है। ये बात चूँकि मेरे इल्म में है, मैंने इसलिए चूँकि बहुत ज़्यादा डिस्कस होने शुरू हो गया था अजीब से अंदाज में कि वो उनकी बीमारी की ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है कि जिस वक्त भी वो उनको मौका मिले तो वो उस वक्त ये ज़रूर करें। तो वो कई सालों से उसको एज अ थेरेपी करते हैं, उसको शौकिया नहीं कर रहे होते। ज़ाहिर है फिर शौक आप उसमें कर लेते हैं, लेकिन ये कि एज अ थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, अच्छा, तो अब इसमें मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपकी कभी इकॉनमी आगे नहीं जाएगी जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। और साथ ही क्या ये जंग ख़त्म हो गई? नहीं, अब ये दोबारा से जो सोचा जाएगा इसके ऊपर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अमेरिका ने, देखें, अमेरिका बहादुर को, अमेरिका, ये कोल्ड वॉर शुरू हुई है ना जब ये यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका की, तो इसके बहुत सारे थिएटर्स थे। तो अमेरिका अच्छा खासा कोरियन वॉर में आके बैठ गया था। कोरियन वॉर में ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में, तो साउथ कोरिया में अमेरिकन तो बैठ गए थे आके, आज तक बैठे हुए हैं को। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो जो ये 50 की दहाई में, और अमेरिका बैठा रहता है यहाँ। ये पूरा इसका जो थिएटर है जो यूरोप में और पूरी दुनिया में चला, तो उसका एक बहुत बड़ा थिएटर जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे भी था। और वो कोरियन वॉर में अमेरिका बैठ गया था आके, उसकी ट्रूप्स बैठी थी, आज भी बैठी हैं इसी। लेकिन वहां से अमेरिका, ये थिएटर कैसे खत्म हुआ? ये खत्म हुआ वियतनाम वॉर से। अगर वियतनाम वॉर जो कि वो 55 से लेकर 75 में कहीं जाके उसकी फॉल ऑफ साइगॉन ना होता, तो अमेरिका यहां से निकला तो फिर ये थिएटर खत्म हुआ, वरना ये बहुत बड़ा थिएटर बनता। अगर वियतनाम, देखिए ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ग्लोबल रीसेट हो गया। अमेरिका ने ये जगह हमारे लड़ने की नहीं है, इसको साइड पे करो, यहां से निकलो निकलो, बस निकलो निकलो निकलो, बजाय इसके कि हम कंज्यूम हो जाएं यहाँ से। बस जो भी गालियाँ वालियाँ जो भी पढ़नी है, निकलो यहाँ से, आवाम का प्रेशर है, ये वो करके निकलो यहाँ से। वो फॉल ऑफ साइगॉन से वहाँ से निकला है। और क्योंकि उसमें वो उनको अंदाज़ा हो गया था हम ड्रैग करेंगे तो ये बाकी जो दुनिया के ऊपर हमारा असर है, और ये दुनिया में अजीब मामला चल रहा है कि आपने जो है वो ये दुनिया हाथ से निकल जाएगी। सोवियत यूनियन जो है वो उधर भी अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, और ये यहाँ पे हमें उलझा दिए और पिटाई हो रही है बुरी तरह। तो दैट वाज, वरना वो एक थिएटर ये होता। कोल्ड वॉर का ये कभी थिएटर नहीं बना, आपने देखा कोल्ड वॉर का थिएटर आई नहीं। वियतनाम वॉर का रिजल्ट दूसरा होता तो ये बहुत बड़ा थिएटर होता, ठीक है। यहाँ पर अगर जो है वो अमेरिका जीत जाता। एनीवे, अब आ जाएं कि ये रीसेट हो रहा है। अब वो, इसका मतलब ये है कि यूरोप के अंदर, यूरोप में 3 इलेक्शंस हुए हैं अभी पिछले 2-3 दिनों में। तीनों इलेक्शंस में एक तो रोमानिया के अंदर बड़ा सूखा सांस ली है यूरोप ने, क्योंकि रोमानिया में जो इलेक्शन, रोमानिया बिल्कुल बॉर्डर है, बिल्कुल रशिया का साथ है, रशिया के बिल्कुल साथ है रोमानिया। तो रोमानिया में जो प्रो रशिया कैंडिडेट थे साइमन, वो हार गए, और जो यानी जो प्रो EU कैंडिडेट थे वो जीत गए। अच्छा, इसी तरह से पुर्तगाल के अंदर हुआ है, अभी उनका एक राउंड, दूसरा राउंड, और पोलैंड के अंदर जो है वो जो रिजल्ट आया है वो भी। लेकिन जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि तीनों इलेक्शंस में एक मैसेज सामने आ गया है, और वो मैसेज ये है कि कभी भी यूरोप में इतनी मजबूत राइट विंग जमातें नहीं थी जितनी इस वक्त हैं। वो सेकंड नंबर पे आई हैं। यानी बिल्कुल वो सूरत-हाल बनी है जो बरतानिया में बनी है निजल फराज के आने, वो यूरोप के अंदर सूरत-हाल बनी है कि जिन जिन मुल्कों में यानी उन मुल्कों में तलातुम रहेगा, परेशानी रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन, इमिग्रेशन, लोग नहीं चाहते यूरोप के अंदर मजीद कोई बाहर का आदमी है। और उसके बाद ये जंग जो हुई यूक्रेन की, इसका सारा मलबा, और ये जो है उसमें, तो तीनों जगहों पे जो है वो ऐसे कैंडिडेट्स आए हैं जो कि बहुत मजबूत राइट विंग के साथ, उनके सामने राइट, यानी सोसाइटियाँ तकसीम हो गई इस वक्त। आप समझें कि कोई भी सुकून के साथ वहाँ पे, एक होता है ना वाज़ेह अक्सरियत है, पूरा मैंडेट है, वो इसलिए नहीं काम कर सकेंगे कि उनके सामने मजबूत ऑपोजिशन खड़ी है, जो पॉपुलर राइट विंग एक जमातें उनके सामने इमर्ज होकर सामने आ गई हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज, और पूरे यूक्रेन को अब यूरोप ने डील करना है, क्योंकि अमेरिका तो निकल गया। तो वो ज़ेलेंस्की और वो यूक्रेनियंस जो आज से 6 महीने पहले, सिर्फ 6 महीने पहले, जब मैं, मेरा लास्ट 6-7 महीने पहले जब मैं यूरोप गया हूँ,
तो वहाँ पे यूक्रेनियंस को, हर जगह पे यूक्रेन के लोगों को एक, आप समझें कि बहुत इज्जत से देखा जा रहा होता था। मतलब कहीं आप जाएं, यूक्रेन के झंडे लगे हुए हैं, ये यूक्रेन का ख़ास है जनाब, सेलिब्रेशन यूक्रेन हर जगह। इसके बाद यूक्रेन के लोगों से वहाँ नफरत शुरू हो गई, इनको निकालो, ये क्या मुसीबत है। क्योंकि अब वो यूक्रेन के लोग बोझ बन गए। ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल बनी है। अफगानिस्तान से विड्रॉ हुआ तो सारे खुशी खुशी यहाँ से निकले कि जी हमने अमेरिका के साथ लिए, उनके लिए काम किया है, हमें वहाँ नेशनलिटीज़ मिलेंगी, हमें पासपोर्ट मिलेंगे, फलां मिलेगा, ढिमाकना, वो सारे के सारे डंप हो गए। ट्रंप ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, जो बल्कि यहाँ बैठे हैं उनको भी निकालो, जो कानूनी है उनको भी निकालो, तो बाहर से क्यों आएंगे लोग। तो ये ऐसे जो है ना, दुनिया में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। इस वक्त आप छोड़ देंगे, मैंने वो प्लान किया था 4 साल बाद ये होगा, तो मैंने वो 2 साल का प्लान किया, वो चीज़ें ऐसी होंगी। जिनका पैसा यूरोप में पड़ा है, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी यूरोप में भेजी है, यूरोप के अंदर इतने सख्त कवानीन होने जा रहे हैं कि जी आपका पैसा है तो अच्छा, आपने कैसे लेकर आए तो अच्छा, ये वो फलाना, मतलब वो इस वक्त जो है कि आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाके आप सेट हो जाएँ और आपको वो वेलकम करें, वो राइट विंग जमाते हैं और वीज़े लग जाएँ और ऐसे हो जाएँ, तो वो वहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा यूरोप में। लेकिन यूरोप के अंदर एक बहुत अच्छा यूरोप के अंदर काम हुआ है, और वो जो काम हुआ है वो ये हुआ है बरतानिया और यूरोप के दरमियान। बरतानिया और यूरोप के दरमियान एक ब्रेक्सिट एक गलत फैसला था। मैं ब्रेक्सिट का, मुझे कभी ब्रेक्सिट का सेंस नहीं समझ आया कि क्यों ब्रेक्सिट का फैसला हुआ है, लेकिन बहरहाल वो जो भी था, वो एग्रीमेंट हो गया है यूरोप का और बरतानिया का दोबारा। और एग्रीमेंट ये हो गया है कि उनकी यूथ के लिए बड़ा अच्छा है, वो ई गेट्स खुलेंगे, वो उनका आना जाना यूरोप से बरतानिया, EU के बरतानिया के दरमियान, वो फिर जो फ़िशिंग का मामला है वो 12 साल के लिए वो तय हो गया। वो सामान सस्ता होगा, लोग आएंगे जाएंगे इजीली। डिफेंस के अंदर बरतानिया उनके साथ जो है वो शामिल होगा। तो ये इट्स गुड फॉर पब्लिक, इट्स गुड फॉर पीपल ऑफ ब्रिटेन, और इट्स गुड के ये जो पॉपुलर हैं, ये जो केयर स्टेमर है ना, इट्स वेरी पॉपुलर लीडर, इज़ अ गुड पर्सन। तो वो जो है वो उन्होंने और प्रेसिडेंट मैक्रोन, इन्होंने सब ने बैठ के ये तय किया कि ये फैसला गलत था, ठीक है ना, क्योंकि बरतानिया अब मतलब उधर से ट्रंप साहब बात ही नहीं कर रहे। मतलब देखें ना, ये मतलब है कि बरतानिया जो है, इसमें मुझे नहीं पता कि ये ग्लोबल पार्ट्स के अंदर पिछले 50 या 70 सालों में जो दुनिया पे राज करता था, वो किस लेवल पे बरतानिया है कि ना वो EU में है, ना अमेरिका के साथ है, ना कुछ है। तो उसको आप समझ लें कि एक तरह से एहसान किया है यूरोप ने कि हमारे अंदर आ जाओ। जस्ट इमेजिन, ये वो बरतानिया है जो जिसने यूरोप के अंदर जो है वो राज किया है। और मैंने कहा ना कि इसलिए राज किया। और मैक्रोन से मुलाकात के बाद फ्रांस, ये वो फ्रांस जिसकी नेपोलियन अगर ना हारता तो ये कभी भी बरतानिया इमर्जो के सामने ना आता। तो मैंने आपसे कहा ना कि वो वेस्टफेलिया की वॉर्स के अंदर भी तय हुआ कि यूरोप के नक्शे कैसे बनेंगे, और ये बहुत हिस्ट्री में। या ये है कि पहली खलीजी जंग में अमेरिका पहली दफ़ा आ गया यहाँ पे। क्या वो आगे जो फिर 9/11 के बाद मामला बनता है तो अमेरिका ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पे, ठीक है ना। तो बात इवेंट्स ऐसे होते हैं जो एक पूरा ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करते हैं। अच्छा, अब आ जाएं आपके गज़ा में क्या हालात हैं। गज़ा में जो हालात हैं वो ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप निकल गए दरमियान में से, प्रेसिडेंट ट्रंप निकल गए और नेतन्याहू को छोड़ दिया उन्होंने, हवाले कर दिया नेतन्याहू को वो इंतहा पसंद सेहूनी लोगों के, यानी अमेरिका निकल गया बीच में से। सही। यही सूरत हाल, इसको पैरेलल ड्रॉ करें कि अमेरिका हट गया मोदी सरकार के पीछे से। अब मोदी सरकार जाने और उनके अवाम जाने, जिसमें जो लोग आप जहन में रखें, साउथ के लोग उनके बिल्कुल डिफरेंट, वो बहुत मेहनत करते हैं। इवन अगर आप फिल्म्स भी देखें ना उनकी, तो बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो साउथ में पहले बनती हैं और फिर उसके बाद, या बहुत से एक्टर्स मैं उसमें नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी मेहनती भी केरला के लोग सारे, वो उनका क्या उसको एक एंटिटी के तौर पे वो रख पाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, या ये है कि उनके लिए मणिपुर की कोई अहमियत नहीं है, उनके लिए मकबूजा कश्मीर की कोई अहमियत नहीं है, सवाए इसके कि वो जेनोसाइड करनी है उस तरह से जिस तरह से वो जो दूसरा आदमी पिट रहा है उधर की पिटाई हो रही है, और जो जिसको पता है कि मैंने यहाँ से सीधा जो है वो मारे जाना है इसके बाद, ठीक है, क्योंकि खूनी तसादुम है ना, ये खूनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग ये खूनी जंगें हैं, इसमें ये नहीं है कि कोई ये जो यहाँ होने जा रहा था पहले ये जो मार्का का हक हमने जीता है, तो इसमें जो कुछ होने जा रहा था, जो ईवल डिज़ाइन सामने आए हैं, ईवल डिज़ाइंस, वो तो उनके मीडिया के थ्रू सामने आ रहे हैं ना आवाम के, कि ईवल डिज़ाइंस क्या थे। मैं मानने को तैयार नहीं कि झूठी खबर नहीं थी, इट वॉज प्लान्ड कि ऐसे करना है हमने, जिसको पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। अच्छा, अब इशू ये सारा, तो वो ज़ख्मी है,
अच्छा, और अजीब सी बात है कि वो यूरोप में घूम रहे हैं जनाब, एक डेलीगेशन जा रहा है, दूसरी जगह जा रहे हैं, तीसरी जगह जा रहे हैं, ये इरेलीवेंट चीज़ें सारी। असल बात ये है कि क्या ये फटा बढ़ेगा? मेरा ख्याल है कि ये किसी और रुख में दोबारा स्टार्ट होगा ये, क्योंकि ये सीज़ फायर ये सारा हो जाए, लेकिन ये किसी और सूरत में, लेकिन आइंदा होगा तो कितने फ्रंट पे होगा ये ज़हन में रखें। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या तमाम रियासतों पे कंट्रोल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का? नहीं। वो अच्छा, मुझे किसी ने, मैं ये रोज़ बात कर रहा था ना कि मीडिया के सामने आ जाएं और प्राइम मिनिस्टर मोदी बात कर लें मीडिया से। हमारे लोग तो रोज़ बैठे होते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही होती है, वैसे भी हो रही होती है, उससे हटके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक बड़ी आम। तो मुझे पता चला मोदी साहब ने पिछले 10 सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा आप डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, इंडिया से हमारे एक कोलीग ने बताया, उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 सालों 10 बार। मैंने कहा अच्छा। कहते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं, आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो उन्होंने प्रेस को नहीं वो करते, वो स्पीच करते हैं और निकल जाते हैं बस, या एक दो सवाल लेके और निकल जाते हैं, वो प्रेस को नहीं फेस करते। मैंने कहा अरे, मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। उनका वो नहीं करते प्रेस को, वो मीडिया के सामने नहीं आते। अच्छा, अब उधर क्या सूरत हाल है? उधर उन्होंने हवाले कर दिया है गज़ा में। अच्छा, गज़ा में अब वो किस तरह से समझाए नेतन्याहू कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है? तो वो जाते जाते उसने अब ये सूरत हाल है कि एक उनका मज़ीद फ़ौजी मारा गया है। अब वो लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई हमने गज़ा पे कब्ज़ा करना है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर जो है ये, अगर 29 स्लाइड हम देखें, नेतन्याहू का हाल देखें इस वक्त क्या हुआ है। नेतन्याहू डिफेंड्स गज़ा एड उनको शुरू करनी पड़ गई। ये 100 ट्रक आज से दाखिल होंगे अंदर, यानी दाखिल होने शुरू हो गए हैं जो इमदादी सामान था। लेकिन ये कह रहे हैं कि अलाइज का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद प्रेशर है, जिसकी वजह से मुझे जो है ये बात मुझे इमदाद जारी करनी पड़ी। बेन गवीर जो है वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत से, वो हुकूमत इशू नहीं है, इशू है कि क्या रियासत इसराइल सर्वाइव करेगी। हवाले कर दिए उन्होंने चारों तरफ से, ट्रम्प निकल गए ना बीच में से। अब क्या है कि फैसला करना है सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, इजिप्ट ने, जॉर्डन ने कि हमने क्या करना है, इसको बुरकस निकालना है, पिटाई करनी है, क्या करना है। ठीक है, ये जो उनका 26 में दिखाऊँ, नेतन्याहू कैपिचुलेटेड। मैंने कहा ना, जैसे ज़ेलेंस्की को अब यूरोप बचाएगा, कौन बचाएगा पुतिन से? क्या यूरोप लड़ेगा पुतिन से? सवाल वो क्यों लड़ेंगे भाई? अपने वो उनके अपने इन्फ्लेशन है, ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, वो किस तरह नेगोशिएट करेंगे वो उनको देखना है। नेटो की शक्ल में रहेगा। अच्छा, ये देखें ना 26 स्टिल एलिनेटेड ट्रम्प एंड इन्फ्यूरिएटेड द एंटायर एनलाइटेंड वर्ल्ड। अच्छा, अब इशू ये है कि अच्छा फिर उनके यहाँ उनकी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके यहाँ उनके जो अच्छा उनके जो उसको जो सरबराह हैं वो इसराइल की फ़ौज के वाइस चीफ रहे हैं, डिप्टी चीफ रहे हैं इसराइली आर्मी के, वो उनकी उस पार्टी के हेड हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दी है कि कोई भी मुल्क जो है वो बच्चों को कत्ल नहीं कर सकता, उसको अपने बच्चों को कत्ल करने का जो है वो हक नहीं है, और वो अपने बच्चों को अगर कत्ल करे तो इस सूरत हाल में ये डेमोक्रेटिक पार्टी तो उसको, अच्छा वहाँ पर वो फटा पड़ा हुआ है क्योंकि वो ये हो रहा है कि ये आर्मी में रहे हैं तो इसराइली फ़ौज से मुतालबा नेतन्याहू कर रहा है इनसे ज़्यादा वापस लो। अच्छा, वो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं। ये मैं कोट कर रहा हूँ 25 इंडिपेंडेंट बरतानिया का। ठीक है, तो ये जो है ये प्रेशर आ रहा है चारों तरफ से और एलिनेशन है, एलिनेट हो गए चारों तरफ से, और ये जो है वो अब बात क्या करें, किस तरह से अपने लोगों को समझाएं कि भाई ट्रंप ने हमें डंप कर दिया है। तो इंडिया में तो ज़रा उनका मीडिया जो बात कर रहा है वो तो चाइना से बात ही नहीं कर रहा, अब ट्रंप को गालियाँ दे रहे हैं सारे। यानी मुझे ये बताएं कि किस कदर अजीब बात है भाई। मसला ये है कि वो ट्रंप ये वो अपनी वेस्ट की टेक्नोलॉजी जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, वेस्ट भी नहीं बल्कि जो फ्रांस की और यूरोप की, उसके बाद जो है वो आगे मामला कैसे बढ़ेंगे। यानी क्या अमेरिकन जो हैं वो अपनी अमेरिकन्स किसी सूरत अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे अरब मुल्कों के साथ सारे। अच्छा, अरब मुल्कों ने भी जो प्लान किया हुआ है वो लॉन्ग टर्म है। अभी इतना मुआहदा हमने कर लिया, अभी रातों रात कुछ नहीं होने जा रहा कि उन्होंने कैश पैसे दे दिए। वो तो एक जहाज़ दिया है ना सिर्फ, ये जो जहाज़ दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को, ये असल में पहले ये काफ़ी साल पुराना जहाज़ है, नया जहाज़ नहीं है, और ये पहले इससे पहले तोहफ़ा देना था लेकिन बात बीच में रुक गई।
ये देना था एक और मुल्क के प्रेसिडेंट को, लेकिन वो फिर बात रुक गई बीच में। और वो जिस मुल्क के प्रेसिडेंट को यही जहाज़ जो ट्रंप को दिया है, ये पहले जिस मुल्क के प्रेसिडेंट को देना था उस शख्सियत का नाम है रजब तैयब उर्दगन। इनको कतर देना जा रहा था यही प्लेन। 2 लग्जरी प्लेन्स बने थे, एक 2012-13 में, एक को फ़रोख्त कर दिया था, दूसरा लग्जरी प्लेन जो है वो एक मसला बना हुआ था, तो ये कि उन्होंने गिफ्ट कर देते हैं प्रेसिडेंट उर्दगन को। उसके ऊपर थोड़ा सा रुकावट आई, दरमियान में ट्रंप आ गया, उन्होंने कहा ट्रंप को दे दो, ट्रंप को दे दिया। कोई नया ख़ास तैयारा नहीं तैयार हुआ उनके लिए। एनीवे, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को बताए कोई ना, उनको पता नहीं चलना चाहिए, वो इसी खुशफहमी रहे कि उनके लिए नया जहाज़ तैयार हुआ है, ये जहाज़ काफ़ी साल पुराना है। अच्छा, एनीवे, अच्छा, अब ज़ाहिर आपका क्या ख्याल है कि बोइंग ऐसे मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर बोइंग आ जाएगा 747, वही उसका ऑर्डर बनता है, कोई तैयार होता है। ये लग्जरी प्लेन पहले से खड़ा हुआ था यहाँ पर। अच्छा, तो उसको उन्होंने ट्रंप स्टाइल बना के और पहले उनके हवाले कर दिए। अब ये वो यहाँ पर इन्होंने जंगबंदी करनी है, ठीक है, इन्होंने इमदाद शुरू कर दी है। उसके ऊपर बड़ा शोर हुआ है कि इमदाद क्यों शुरू की है। इन्होंने अपनी फ़ौज भेजी अंदर कि गज़ा पे कब्ज़ा करेंगे, गज़ा पे कब्ज़ा करेंगे। एक फ़ौजी ने दूसरे को मार दिया, 91 लोग हो गए अब जो अंदर गज़ा में घुसे हैं। तो एक गोली चली है, वो एक फ़ौजी ने ही दूसरे को मार दी है। अब उसकी तहकीकात हो रही हैं, क्योंकि कह रहे हैं हमास ने मारा है, कोई कह रहा है एक फ़ौजी ने, इसराइल के फ़ौजी ने दूसरे को मार दिया, उस पर तहकीकात शुरू हो गई हैं। एक उनके बंदे कह रहे हैं कि बीबीज़ को मारना। उधर से बरतानिया ने पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी हैं, उनके फ्रांस ने और यूरोप के मुल्कों ने कहा है कि हम पाबंदियाँ लगाएंगे, बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगाएंगे, क्योंकि अमेरिका निकल गया ना बीच में से। तो अब यह है कि अरब सामने आएंगे, यूरोप सामने आएगा, जॉर्डन सामने आएगा, इजिप्ट सामने आएगा, कौन से सारे मिलकर उनको ठुकाई करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इसी तरह से इंडिया जो है वो शिकस्त के बाद ये गौर करेगा, उसे करना चाहिए कि अगली हमारी जो भी होगी वो पाकिस्तान के साथ उसके पार्टनर्स खड़े हैं। और हम रीजन में कंटेन हो चुके हैं, हम इस रीजन में कंटेन हो चुके हैं। ये ख़ास तौर पे देखें ना, ये मैंने आपसे कहना कि एक सिस्टम चल रहा होता है। मतलब इंडिया ने सोचा भी नहीं था, मतलब वो 2.5 और इस पे रुके हुए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो डॉक्टर यूनुस आ जाएंगे और म्यांमार के अंदर ये सूरत हाल डेवलप हो जाएगी और वो नाम लेंगे खड़े होके 7 सिस्टर और चिकन नेक का। और फिर उसके बाद वो एग्रीमेंट्स आए और चाइना जो है वो नक्शा जारी कर देगा कि ये सारे इलाके हमारे हैं। तो बात ये है कि ये इस पूरी सूरत हाल में वो चूँकि फिक्सेटेड हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान। मैंने कहा ना, वो चूँकि हमेशा, मैं सिर्फ आपको बात करूँ कि हमेशा जब भी इन्वेजन हुई है सब कॉन्टिनेंट की, हिस्टोरिकली जब भी इन्वेजन हुई है वो हमेशा मगरिब से हुई है। चाहे वो मुग़ल हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, तो वो हमेशा मगरिब की तरफ ही देखते हैं, मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ ही देखते हैं। तो ज़हीरुद्दीन बाबर आ रहे हैं घोड़े दौड़ाते, वो महमूद गजनवी आ रहे हैं, मतलब जो भी वो इधर से ही हुआ है हमेशा। तो उनकी नज़र इधर ही रहती है पाकिस्तान की तरफ ही कि जो भी कुछ होगा इधर से ही होगा, इधर से होगा। उनको ये बिल्कुल तसव्वुर नहीं है कि इधर से भी कुछ हो सकता है। मतलब कभी किसी वक्त यहाँ से भी कुछ हो सकता है कि जिसको वो लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट या बिम्स्टेक या वो समझ रहे थे, अब वो उधर, जो मैं बात कहता हूँ ना कि उधर से उनको ज़्यादा, लेकिन वो चूँकि वो कहते हैं ना, यार मुझे यार ये मुश्किल बातें ना बताओ कि यार मिज़ोरम में क्या हो रहा है। भाई मुझे आराम से बस पाकिस्तान करने दो, क्योंकि ये सौदा अच्छा बिकता है जो है मीडिया पे। वो मैं बताऊं कि मिज़ोरम के अंदर ये हो रहा है तो नक्सलाइट्स ये हैं, यार ये छोड़ दो भाई, उनको यार दफ़ा करो, ये जो है ना छोड़ दो, दफ़ा करो वाली चीज़, ये वो चीज़ है जो वहाँ पे अल्टीमेटली भारत के अंदर मज़ीद उनके नक्शे के बिगाड़ की तरफ जा रही है कि क्या ये इसी तरह से, क्या ये कैपेबल हैं। इंडो पैसिफिक को छोड़ दें, क्या अपने मुल्क को जहाँ पे इतनी तहरीकें और इतना वायलेंस है वहाँ पे, और इतने ईगोइस्टिक शख्स उस मुल्क पे बैठा है कि जो कहता है कि मैंने मकबूजा कश्मीर जाना नहीं है, मैंने दौरा नहीं करना मणिपुर का, ठीक है, और मैंने बस उसके लोग लगे हुए हैं और वो कत्ल, कभी इसको कर दो, कभी यूट्यूबर को पकड़ लो, इसको पकड़ लो। वो जो एक बिग पिक्चर है उसमें वो कितना 72 या 73 मुल्कों के दौरे किए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, 72 या 75 इतनी कोई फिगर है, और एक मुल्क साथ खड़ा नहीं हुआ, इसराइल समेत। तो बात यह है कि जब ये इतनी बड़ी शिकस्त हो जाए ना, और आप देख भी रहे हो कि पड़ोस के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, एजाज़ात दिए जा रहे हैं, तो फिर वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी तो एक कड़वा घूंट पी के और शोर शराबा करके अपने लोगों को, लेकिन इसके बाद जो है
वो देखेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है चारों तरफ से, क्योंकि आप दुनिया को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।